नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात मॉनसून सत्र पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहने वाला है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार को विभिन्न जनहित और प्रशासनिक मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। विपक्ष की ओर से सदन में कुछ 1033 प्रश्न लगाए गए हैं। सत्र के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का रहने की संभावना है। कांग्रेस राज्य में बढ़ती हत्या, चाकूबाजी, महिलाओं के खिलाफ अपराध और नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर सरकार से जवाब मांगेगी। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कथित रूप से चांदी की जगह नकली मंगलसूत्र वितरित किए जाने का मामला है। रायपुर के नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद और बीज की कमी, सिंचाई व्यवस्था, बिजली आपूर्ति तथा आगामी धान खरीदी की तैयारियों पर भी विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती, पेयजल संकट और खराब सड़कों की स्थिति जैसे मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 17 रूढ़ बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। विधायक दल की बैठक में मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने विपक्ष के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब देने और सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से सदन के सामने रखने की योजना बनाई है। क्या कांग्रेस सरकार को घेरने में कामयाब होगी या फिर सत्र के समय से पहले ही समाप्त हो जाएगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल सरकार को उसके विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है और सरकार चाहे नकटी का तोड़-फोड़ का मामला हो या खाद्य बीज का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, सरकार हर तरह से विफल साबित हुई है। निश्चित तौर पे हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल आक्रामकता से सरकार को घेरेगी और सरकार को हम कटघरे में खड़ा करेंगे। जितने भी लोकतांत्रिक हथियार हैं विधानसभा के अंदर जिनका उपयोग किया जा सकता है, चाहे स्थगन प्रस्ताव हो या अन्य कोई भी प्रस्ताव हो, उसके माध्यम से हम सरकार को घेरेंगे। जहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव का सवाल है, निश्चित तौर पर विधायक दल में यह निर्णय होगा कि सरकार को किस प्रकार से बैकफुट में लाना है, सरकार को जन कल्याणकारी कार्यों को लेकर घेरना है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में। कांग्रेस पूरी तरीके से नेस्तनाबूझ हो चुकी है और हताश है और इसी के कारण से वो उल जुलूल बयान दे रहे हैं और इस तरीके से गतिविधियां कर रहे हैं जिनके पास में कोई ऐसे विषय नहीं है जिससे वो सरकार को घेर सके। और इसका विधानसभा में भी दिखाएंगे। तो आज क्या रणनीति, मतलब किस तरीके? आज देखिए, विधायक दल की बैठक नियमित बैठक होती है और वहाँ पर हमारे विधायकों के साथ में चर्चा होती है। आने वाले समय में विधानसभा सत्र के दौरान उपस्थिति और अन्य विषय लेकर के जो मानसून सत्र में हमको रखना है उन विषयों पर चर्चा होगी। और हमारे विधायक साथी बहुत ही एग्रेसिव है और बड़े उसके साथ में गंभीरता के साथ में और अपने क्षेत्र के विषय को यहाँ पर विधानसभा सत्र के दौरान उठाते हैं। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा में हमारे साथ आलोक सोनी, भाजपा नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ रिंकी पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और रमेश पांडे जी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। आलोक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए, एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि हम हर ऐसे मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे या फिर ऐसे मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे जिसको या तो सरकार नजरअंदाज कर रही है या फिर सीरियसली नहीं ले रही। लेकिन जिस तरह से आपके नेता का बयान सामने आया कि ऊल जलूल बयान दे रही, तो क्या बारिश के समय या फिर मॉनसून के समय इतने परिवारों को विस्थापित के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देना, विस्थापन के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देना या अतिक्रमण हटा देना या कि पीएम आवास के नाम पर जो मकान बने थे उनको भी तोड़ देना आपको उल जलूल बनाया लगता है? आलोक जी। अभिनय जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल।
अभिनय जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, साथ ही जो प्रवक्ता हमसे जुड़े हैं और आदरणीय रमेश भैया जो हमसे पत्रकार के रूप में जुड़े हैं, वरिष्ठ, जी। उनको मेरा नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र आगामी जो 13 से 17 जुलाई तक होने वाला है, 5 दिवसीय सत्र होगा, जिसपे मैं कितने सारे दावे प्रतिदावे इस वक्त कांग्रेस की तरफ से सुन रहा हूँ, जो इस वक्त विपक्षी पार्टी है। लेकिन एक बात मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पूरे 2.5 वर्ष के हमारे कार्यकाल में, जो लगभग अभी 2.5 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार भी ऐसे मुद्दे के साथ में कांग्रेस नहीं आ पाई है, या कांग्रेस के हाथ में ऐसा कोई मुद्दा नहीं हुआ है जो वाकई में सीधे तौर से जनहित के साथ जुड़ा हुआ हो, या वाकई में उन्हें जनता से कनेक्ट करता हो। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार है, वो अपने तमाम वादों को जो हमने अपने जनता से किए थे वो लगातार पूरे करते चले आ रहे हैं, और वो जो वादे बचे उसको पूरा करने का वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में उसे कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। तो और उसके अलावा लगातार हम नवाचार की बात कर रहे हैं, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एक विकसित छत्तीसगढ़ की जो बात आज ये विजन के साथ में जो सरकार काम कर रही है, विष्णुदेव साय जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, ये दर्शा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ जो है आज 25 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में उस दिशा की ओर बढ़ रहा है जहां पर में विकसित छत्तीसगढ़ राज्य, विकसित राज्यों के साथ में हम होड़ लगा सकते हैं, विकसित राज्यों के साथ जाकर के खड़े हो सके। ये उसकी तैयारी, एक रोड विजन मैप जो है वो हमने बनाया हुआ है। इसी कारण से आज कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है। 5 वर्षों के इनके कार्य खिलाफ में इनके पास गिनाने के लिए कुछ बचा नहीं है। इन्होंने भ्रष्टाचार से पूरा भरा रहा है इनका 5 वर्ष का कार्यकाल। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई विकास इन्होंने नहीं किया। नहीं, जो आपने जो कुछ कहा, आपने जो कुछ कहा आलोक जी, आपने जो कुछ कहा आलोक जी, वो बिल्कुल सही है। और जिस तरह से विपक्ष मामलों को टैकल करता है वो उसकी समस्या है, लेकिन नकटी की जहां तक हम बात करते हैं, क्या वहां बिना सरकारी जानकारी के या अतिक्रमण है या नहीं है इसकी जानकारी के पीएम आवास स्वीकृत भी हो गए, पीएम आवास बन भी गए और उन पर बुलडोजर भी चल गया। वाह, मतलब आपकी मॉनिटरिंग तो लाजवाब है इसका मतलब आलोक जी। और ये मुद्दा जनहित का बिल्कुल नहीं है, ये मुद्दा जनहित से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहां पर में भी हम बात कर रहे हैं नकटी गांव की, इसको लेकर के मेरी पार्टी की तरफ से कम से 3 से 4 बार मेरे वरिष्ठ नेतागण जो है वो इस पे अपनी बात रख चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और विस्तृत रूप से जानकारी दी जा चुकी है कि ये कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह से इस नकटी गांव को विस्थापित करके, जो अतिक्रमण है उसे खत्म करके वहां पर में विधायकों के लिए आवास बनाया जाएगा। इसकी प्रस्तावना जो है कांग्रेस शासनकाल में तैयार की गई थी। और आज यदि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है तो पहले तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि क्यों, जब ये जो चीजें हो रही है उसके लिए जो योजना है वो प्रस्ताव ही कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, और आज आप वहां पर में खड़े होकर के कौन से मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं? अच्छा, जहां तक मतलब सीधे तौर पर आलोक जी, आपकी बात जहां तक मैं समझ पाया हूं कि कांग्रेस ने जानबूझकर वहां पर पीएम आवास बनवाए ताकि आगे चलकर जब आप उन्हें तोड़ेंगे या फिर कोई तोड़ेगा तो आरोप लगा सकते। विनय जी हमारे साथ जुड़ गए। विनय जी बहुत शुक्रिया अनादि टीवी पर, आपने बड़ी समझदारी करी और नुकसान बताइए गरीबों का कर दिया। पीएम आवास आपने बनवा दिए ताकि आप आरोप लगा सके आगे आने वाली सरकार पर। वाह विनय जी। विनय जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। आ रही है आवाज? जी जी, आवाज आ रही है जी, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर है। विनय जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा देरी से जुड़ा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, और आपके दर्शकों को, आपको और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं जी। देखिए, विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी अभी मैं बैठा था एक दूसरे डिबेट में, तो उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने आवास नहीं दिए, और अब ये इल्जाम लगा रहे हैं हमारे साथी प्रवक्ता कि जहां पे वो जानबूझकर आवास बनाए हैं। देखिए कितने डिफरेंट बातें हैं, कितने गलतफहमी पैदा करने वाली बातें हैं। जनता को मूर्ख समझने का काम ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से करते आई है। जब इनके ऊपर जनता का दबाव होता है तो ये बरगलाने लगते हैं, कोई दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं अपनी बातों को। और
हेलो, जी जी जी, आवाज बोलिए। आ रही है आपको? आवाज आ रही है? जी तो ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने साथी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप झूठ मत बोलिए। आप जनता के जो मुद्दे हैं जो उसको आप समझिए। हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनता है वो बिजली से जूझ रही है, खाद बीज से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, यहाँ तक के जो कानून व्यवस्था है उसको बदलना चाहती है। आप कृपया इनमें ध्यान दीजिए और ये सारे काम आप अपनी सरकार में रहकर जनता को बिल्कुल दीजिए, तभी आपका बनेगा सरकार, नहीं तो आप भूल जाइए। अरे आप कहाँ विपक्ष की तरफ से प्रवक्ता होने के बाद भी उनको सलाह दिए जा रहे हैं, जबकि आप विपक्ष में बैठे हैं। ये तो बड़ी ही रोचक बात हमें आज देखने को मिली है। मैं रुख करूंगा रमेश जी आपका। देखिए, एक तो विरोधाभासी बातें अभी हमने दोनों प्रवक्ताओं की देखने को मिली, जिसमें आलोक जी की बात अपने आप में जो है विरोधाभासी साउंड करती है कि पहले पीएम आवास बनवा दिए और ताकि आगे चलकर अगर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो तो उस पर एक्शन लिए जाए और कांग्रेस भाजपा को घेर सके। दूसरी तरफ अगर जहां तक विधानसभा सत्र की बात है तो विधानसभा सत्र में पहले अविश्वास प्रस्ताव की बात सामने आ रही थी। अब अविश्वास प्रस्ताव से विश्वास प्रस्ताव हो गया, यानी कि विश्वास अब है, लेकिन अब कानून व्यवस्था फिर से वापस आ गया। कांग्रेस क्या घूम फिरकर फिर उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने लग जाती है? क्योंकि बात करने को लेकर बहुत कुछ है। राजधानी में क्या कुछ हुआ अभी पहली ही बारिश के बाद वो सब ने देखा। इसके बाद भी कानून व्यवस्था पर फिर घूम फिर कर लौट आती है कांग्रेस। रमेश जी। अभिनय जी, आपको, आलोक भाई को, विनय शुक्ला जी को नमस्कार जी। आपके प्रिय दर्शकों को नमस्कार। और मैं ये कहूंगा कि हम लोगों का विषय जो है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा है। और विधानसभा जो 5 दिनों की होने जा रही है उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के निवासियों को क्या मिलेगा, इस पर मेरे ख्याल से फोकस हो तो ज्यादा अच्छा है। और जो विषय आए कांग्रेस का, बीजेपी का, उस पर भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। आज कानून व्यवस्था की जहां तक बात है तो छत्तीसगढ़ में 2-3 घटनाएं ऐसी घटी जो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के लिए भी गंभीर बात है और विपक्ष के लिए भी गंभीर बात है। विपक्ष का सवाल उठाना भी लाजमी है। हालांकि सत्ता पक्ष ने उस पर काफी अच्छी कार्रवाई की है, लेकिन कुछ कार्यवाही पर सवाल उठ रहा है। जैसे भरतपुर चिरमिरी में जो घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता, उनके परिवार के 2 लोगों की, कुल मिला के 3 लोगों की रेत खनन विवाद में हत्या कर दी गई। सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है पूरे प्रकरण की। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, 3 लोगों का क्रूरतम ढंग से हत्या हुई और वहां के एक पीआई के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। ये मैं मानता हूं पीआई बहुत अच्छे हैं, सरकार से उनके संबंध बहुत अच्छे होंगे, लेकिन सरकार का एक मानक होना चाहिए। 3 हत्याएं हो गई और पीआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। रेत खनन का इतना बड़ा मामला और रेत खनन विभाग के एक अधिकारी को नोटिस तक नहीं दी गई। ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसको विपक्ष द्वारा उठाया जाना निश्चित रूप से लाजमी है और सत्ता पक्ष को भी उसका सम्यक जवाब देना चाहिए। ये विषय मेरे ख्याल से विधानसभा में जरूर आएगा, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर। दूसरा मसला जो भाई नकटी गांव का है, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का भी पक्ष अपनी जगह जायज है और भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष पूरी तरह से जायज है कि वो पूर्व शासन का सारी व्यवस्थाएं सब कुछ था। और मैं ये भी मानता हूं कि जिन लोगों को हटाया गया वो अतिक्रमण किए हुए थे। लेकिन अगले भी जैसा आपने कहा कि अगर जाड़े का मौसम आ जाता है तो हम राहत केंद्र खोल देते हैं, पुनर्वास सेंटर स्थापित कर देते हैं कि लोगों को राहत दिया जाए और मौसम से बचाया जाए। ऐसे समय में जब बरसात का समय है तो लोगों को हटने के लिए केवल 48 घंटे का समय देना बिल्कुल अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि सरकार के तरीके पर सवाल खड़ा होता है। सरकार का पक्ष बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं
कि वहां गलत तरीके से लोगों ने अतिक्रमण किया था। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था उनका गांव में अच्छे मकान भी हैं। ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन सरकार को उनको हटाने के लिए एक अच्छा तरीका अपनाना चाहिए था, उनको समझाना लेकिन चाहिए। रमेश जी रोकने टोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन यहां मैं एक इस बात की तरफ भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि सरकारी तंत्र को हम कैसे देख सकते हैं इस मामले में, क्योंकि अगर वहां पर अतिक्रमण है, मान लिया कि वहां अतिक्रमण है, वहां पीएम आवास कैसे आ गया? जी जी आगे बोलिए। जी 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 मैं उसी विषय पर आता हूं, मैं उसी विषय पर आ रहा था। आपने अच्छा किया बीच में ध्यान आकर्षित किया। जी अब देखिए, जो जमीन सरकारी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, वहां पर पीएम आवास बनाने की अनुशंसा किसने की? पटवारी ने की, सचिव ने की, सरपंच ने की। सरकार ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अतिक्रमण हटाया गया, लोगों को बेदखल कर दिया गया, लेकिन एक भी पटवारी के खिलाफ, एक भी सरपंच के खिलाफ, एक भी सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। सवाल यह उठता है कि आखिर वहां पर किसने किया? अधिकारी ने आप जानते हैं कि पीएम आवास का सिलसिला टॉप टू बॉटम होता है। बिल्कुल, एक व्यक्ति नहीं होता, पटवारी से लेकर के कलेक्टर तक उसमें अनुसंधान करता है। तो सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार को कार्रवाई करना चाहिए कि भाई वहां पीएम आवास किसने अतिक्रमण की जमीन पर बनवा दिया, कैसे बन गया, सरकार का दुरुपयोग हुआ। बिल्कुल तो दुरुपयोग हुआ। और जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है आलोक जी, यह आपसे मेरा सवाल रहेगा कि देखिए, अगर अब तक आप कार्रवाई नहीं कर पाए तो क्या आगे कर पाएंगे? क्योंकि सरकार भले ही बदल गई, आप कहते रहते हैं कि 5 साल पहले ये हो गया, 5 साल पहले ये हो गया, 5 सालों में ये हो गया, तो अब तो तंत्र आपके हाथ में है, सरकार आपकी है। उन लोगों को आपने सजा दे दी जिन लोगों के गलत या फिर अतिक्रमण से मकान बने हुए थे, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने पैसा लेकर किए होंगे या तो पास, अतिक्रमण होते हुए भी वहां अगर पीएम आवास बनने की अनुमति मिल रही है, पैसा भी आ जाता है, तो क्या पैसा जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया, जहां जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया? आलोक जी देखिए अभिनय जी, सबसे पहले तो एक बात को आप समझिए कि पूरे प्रदेश में ऐसा कोई भी मामला नहीं है जहां पर में आपने शासकीय जमीन पे अतिक्रमण किया हुआ है, उसके बावजूद आपको विस्थापित किया गया हो। ये एक बात जो है वो दर्शा रही है एक संवेदनशीलता को, एक संवेदनशील सरकार को, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को, कि उन्होंने उन लोगों को भी आवास दिया जिन्होंने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था, और सभी को स्थापित किया गया। जिनकी भी जमीन उस अतिक्रमण में से तोड़फोड़ में आए हैं, जब में सभी को बाकायदा वहां पर में उनको दिया गया। और जहां तक के एक समय या टाइमलाइन की बात की जा रही है, तो ये जो मामला चल रहा है वो काफी समय से चल रहा है, काफी समय से उन्हें इंफॉर्मेशन जारी, काफी समय से नोटिस जा रहे हैं, और पर्याप्त समय, लगभग इस बात को हमारी बात करते हुए 1 साल हो चुके हैं जो इस वक्त ये मुद्दा बना हुआ है। 1 वर्षों से ये राजनीतिक विषय रहा है, मुद्दा बना हुआ है। 1 वर्षों से ये बातें चल रही है, 1 वर्षों से उन्हें इंटीमेट किया गया बकायदा। शासकीय प्रक्रिया में कहीं पे भी कोई खामी नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर उसके बावजूद अतिक्रमणकारी वहां बने रहते हैं, तो कहीं ना कहीं शासकीय कर्मचारियों का, शासन का ये उत्तरदायित्व बनता है कि उस जमीन को खाली करा जाए। और जहां तक विधायक निवास बनाने को लेकर की जो बात की जा रही है, उस पर अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। इस बात को आलोक जी, आप मेरा सवाल लगता है समझे नहीं। मैंने ये कहा था आलोक जी, मैंने ये कहा था कि जिन अधिकारियों ने उस सरकारी जमीन पर पास करने के बाद जो है पीएम आवास बनवाए, उन अधिकारियों का क्या? उन अधिकारियों के पीछे उनकी जांच कराएंगे भी, या फिर जो होता है चलता है, राम भरोसे सब कुछ चलता है, ऐसा? अभिनय जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो 0 टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में, यहाँ ये संभव नहीं है। चाहे पक्ष को हो, विपक्ष को हो, पार्टी का हो या पार्टी का ना हो, या कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो, यदि किसी ने कोई दोषी पाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, और की भी जा रही है। आज की खबर आप पढ़ लीजिए कि वापस जो कांग्रेस के पूर्व या वर्तमान कोषाध्यक्ष का, उन्होंने सरेंडर किया है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि लगातार जो हमारी प्रशासनिक प्रक्रिया है या हमारी पुलिस व्यवस्था या ईओडब्ल्यू जो काम कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ में, वो बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही है। इस बात का प्रमाण है ये कि जो अपराधी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी जो है वो कहीं भाग के जा नहीं सकते। इसी वजह से मैं कह रहा हूं
कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिसकी आप बात कर रहे हैं, यदि वाकई में दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ में उचित वैधानिक जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन मैं विनय जी बचकर रहिएगा, विनय जी बचकर रहिएगा। आपको लगता है, आपको कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, अगर ऐसा कुछ किया होगा तो बच नहीं पाइएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं भी एक गांव का सरपंच हूं, और सरपंच होने के नाते जो बेसिक चीज आपको बता दूं, आप अगर थोड़ा समय देंगे तो जरूर बताऊंगा। देखिए, जब आवास आवंटन होता है तो गांव में बहुत सारी जमीन खाली होती है, और लोग जब जनसंख्या बढ़ते जा रहे हैं तो शासकीय जमीन में रहने लग जाते हैं, धीरे धीरे काबिज हो जाते हैं, और काबिज होने के बाद 40-50 साल बाद वहीं रहते हैं। आवास अभी आ रहा है 2003 की सर्वे लिस्ट है, अभी 2011 के सर्वे लिस्ट में भी आवाज दिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की दो मुखी बातों से मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक तरफ ये वाहवाही मिलते हैं कि हम 18 लाख आवाज दे दिए हैं, और अभी ऐसा कोई कागज में पूर्ण नहीं हुआ है। जिस प्रकार इन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो गया, ये सिर्फ कागज पर है। रही बात, जब आप इस बात को मानेंगे, जब बेस अगर आपका कमजोर है, आप बेस ही से झूठ बोलने लग जाओगे, तो ऊपर के लेवल लोग क्या बताएंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बार बार आपत्ति लगाया कि हम लोग आवास दिए, आवास नहीं दिए। अब आप बताइए, पिछले साल वो कैसे आवास वहां बन गया। ये सरकार, इनके सरकार के एक सांसद महोदय जी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए। मेरे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत अच्छा किया कि अगर अभी बरसात का समय है तो बरसात के समय चाहिए, उसके बाद आप उसको तोड़वा लेते। बिल्कुल, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अतिक्रमण को ना कीजिए, लेकिन सवाल गंभीरता तब आती है जब आप चिंतन शिविर में बैठे हैं और आप ये डिसाइड करते हैं कि हम वो गरीबों के 80 मकान को तोड़ दें। बार बार डिबेट में ये कहा जाता है कि वो गांव में 17 वार्ड है और एक वार्ड को ही नुकसान दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जनता से क्या बोलना चाहती है, इनको खुद ही समझ में नहीं है। देखिए, आज हम विपक्ष में हैं, हमारा आपसे यही है कि आपको हम आईना दिखाएंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है, अच्छा गलत है। और सबसे बड़ी बात कि संवेदनशीलता के साथ उन जो है गरीबों के पक्ष सरकार तक पहुंचे, सरकार उनको उसी तरीके से संवेदनशीलता के साथ देखे। क्योंकि अगर कोई बेघर हुआ है इस मॉनसून जैसी बारिश में, जहां रायपुर में तालाब और नदियां बन जाती हैं, तो बड़ी समस्या वाली बात है। देखना होगा कि आगे मॉनसून सत्र पर हम चर्चा करने बैठे थे, लेकिन पूरा नकटी विवाद पर अब पूरे विषय को केंद्रित कर लिया गया। देखना होगा विधानसभा सत्र किस तरह जाता है। इसी के साथ मैं सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया कहूंगा। रमेश जी बहुत शुक्रिया, विनय जी बहुत शुक्रिया, आलोक जी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, हालांकि ये छोटा सत्र होगा, लेकिन सरकार और विपक्ष इस मामले और विधानसभा सत्र में किस तरह अपने मुद्दे उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।